हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम प्रस्तावना वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछली कुछ क्लासों से हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके हम इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हम डीप स्टडी कर रहे हैं। तो आगे अब हमारे पास, हमने कल पंथ निरपेक्ष तक पढ़ लिया था। उसके बाद आज हमारे पास आता है लोकतंत्र। मैं कोशिश करती हूँ कि आज की वीडियो के अंदर ही प्रस्तावना कंप्लीट करवा दूँ। अगर आज नहीं हो पाई तो हम कल तक प्रस्तावना को कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम वापस शुरू करते हैं अपने प्रस्तावना वाले ही टॉपिक को। तो आज हमने पढ़ना है, वर्ड आता है हमारा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक। तो लोकतंत्रात्मक यानी हमें बेसिकली पढ़ना किसके बारे में है? लोकतंत्र के बारे में। तो आजकल जैसे क्या, लोकतंत्र से तो सभी वैसे तो परिचित ही हैं कि क्या होता है, जनता का शासन होता है। तो जैसे आजकल की बातों में, आजकल की स्पीच के अंदर काफ़ी बार बोला जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, नहीं है, मतलब इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो हमारे पास वर्ड आता है लोकतंत्र, जिसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है ये ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो वो वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? एक आता है डेमोस और एक आता है क्रेशिया, या कहीं कहीं पे क्रेशिया को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये भी क्रेशिया और ये भी क्रेशिया ही है। तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी वर्ड, डेमोस और क्रेशिया से। तो अब इनका मतलब क्या है? तो डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल। पीपल क्या होता है? जनता। और रूल क्या होता है? शासन। तो जनता का जो शासन है वो है डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या देखा हमने? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब क्या है? पीपल। और क्रेशिया का मतलब क्या है? रूल, यानी कि जनता का शासन जो है वो क्या है? डेमोक्रेसी। अब हमारे पास एक प्रसिद्ध एक परिभाषा आती है लोकतंत्र की, कि क्या है, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन आती है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो किसने दी है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि दी है अब्राहम लिंकन ने। तो डेफिनेशन किसने दी है? ये अब्राहम लिंकन के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इस डेफिनेशन के पीछे, जब हम आए गए हैं अब्राहम लिंकन पे, तो बात कर ही लेते हैं। ये जो कथन है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, ये दिया तो गया है ये क्लियोन के द्वारा। एक ग्रीक विचारक आते हैं क्लियोन, इनका है। लेकिन आधुनिक युग में इसको लोकप्रिय बनाने का काम किया है अब्राहम लिंकन ने। और अब्राहम लिंकन ने ये जो कथन है इसका प्रयोग किया था अपनी गेट्सबर्ग स्पीच के अंदर। क्योंकि अब कहीं पे अगर अपनों को इस बारे में अब नॉलेज है कि हाँ चलो, ये कथन तो वैसे तो है मूल रूप से क्लियोन का, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया है किसने? अब्राहम लिंकन ने बनाया है। तो कभी एग्जाम के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन के अंदर अब्राहम लिंकन ना हो और हमारे पास क्लियोन दिया हो, तो हमें पता होना चाहिए कि कथन किसका है। तो क्लियोन का कथन है ये, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। और जो अगर क्लियोन का ऑप्शन ना दिया हो, अगर हमें अब्राहम लिंकन दिया है, तो वो तो हम कर ही देंगे कि हाँ फेमस कथन है, अब्राहम लिंकन का कथन है। ठीक है। तो ये लोकतंत्र के बारे में। और लोकतंत्र के अंदर ही हम देखते हैं कि 2 प्रकार होते हैं लोकतंत्र के। लोकतंत्र के हमने 2 प्रकार पढ़ने हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। इसके अंदर जो है जनता खुद शासन का संचालन करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता खुद शासन का संचालन करती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं स्विट्जरलैंड का। तो स्विट्जरलैंड के अंदर जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का संचालन करती है। उसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक से तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ, प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि जो है वो शासन का या उनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो अब ये प्रतिनिधि मूलक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो टाइप होते हैं। एक आता है संसदीय लोकतंत्र और एक आता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और एक आती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या फिर इसको राष्ट्रपतीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो अब इसके अंदर पता चल जाता है कि इसके अंदर संसद कानून बनाते हैं, इसके अंदर राष्ट्रपति चलता है। इसके अंदर संसद होएगी, इसमें राष्ट्रपति, यानी कि इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा और इसके अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट होगा और प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो लोकतंत्र कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष के भी दो टाइप हो गए, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो संसदीय जिसके अंदर संसद होती है और मतलब संसद शासन का संचालन करती है। ठीक है, इसके अंदर हमारी सरकार बनेगी तो उसके अंदर संसद के सदस्यों में से ही एक नेता को चुना जाता है जो कि प्रधानमंत्री बनता है। मतलब अपने देखें कि बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो बनता है प्रधानमंत्री। अब अपने देखते हैं एक मिनट संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के बारे में क्या होता है। थोड़ा सा हम इसके अंदर अंतर देख लेते हैं क्योंकि ये भी बेसिक है, पता होना चाहिए हमें। जो संसदीय लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर विधायिका जो है यानी कि हमारी लेजिस्लेचर और जो कार्यपालिका है यानी कि हमारी एग्जीक्यूटिव, यानी कि हमारी विधायिका और कार्यपालिका ये आपस में जुड़ी होती है। और जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका से ही बनते हैं। क्या है, वापस सुनो आप इस बात को कि जो हमारी लेजिस्लेचर है यानी कि विधायिका और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। और हमारे कार्यपालिका के सदस्य जो हैं वो विधायिका में से ही बनते हैं, यानी कि हमारी विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। कैसे होता है? हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। जैसे हम देखें कि चुनाव हुए, लोकसभा के मान लेते हैं हमारे चुनाव हुए, तो लोकसभा के अंदर हमने अपने प्रतिनिधि को भेजा यानी कि एमपी बन के गए लोग, और बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसको हम प्रधानमंत्री चुन लेंगे। और वो इन्हीं जो सदस्य जो एमपी बन के गए हैं, हमारे 543 मेंबर जो गए हैं, उनमें से ही वो अपने मंत्रियों का चयन करेगा कि हाँ ये बंदा जो है ये इस मंत्रालय में, ये इस मंत्रालय में, इस मंत्रालय में, मतलब वो अपने मंत्री परिषद का निर्माण करता है प्रधानमंत्री। तो मतलब विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। और जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, इसके अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी कि हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक अंतर हमारा हो गया ये। दूसरे अंतर की तरफ चलते हैं कि इसके अंदर नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। अब जैसे हम बात करें कि नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर आते हैं राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अंदर नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के अंदर अंतर नहीं पाया जाता। मतलब जो होंगे वो प्रेसिडेंट ही होंगे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, प्रेसिडेंट ही होंगे। तो इसके अंदर नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है और इसके अंदर कोई अंतर नहीं पाया जाता। उसके बाद में हम बात करें कि वास्तविक कार्यपालिका का जो है कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके अंदर जो वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री जो ये, अब प्रधानमंत्री का अगर अपने से कार्यकाल पूछा जाए कि क्या कार्यकाल होता है, तो ये जो है प्रधानमंत्री, ये लोकसभा के अंदर जब तक इनको बहुमत प्राप्त है तब तक ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो
अगर वो पास हो जाता है तो इनको अपनी सरकार को गिराना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, कभी भी भंग हो सकती है ये। और जो यहाँ पर अध्यक्षात्मक है, इसके अंदर कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। इनको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं निश्चित कार्यकाल ही होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल है यूएसए के अंदर। अब यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल बाद ही हटाया जाता है, और अभी तक का जो हम हिस्ट्री देखें उसके अंदर अभी तक एक भी प्रेसिडेंट मेरे को लगता है नहीं हटाया गया है, सभी उन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। कोई ऐसा हो सकता है जिसकी बाई चांस डेथ हो गई हो या कुछ ऐसा इशू हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक अभी तक यूएसए में नो कॉन्फिडेंस मोशन तो शायद आया है, लेकिन वहाँ उससे प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव तो आया है, लेकिन मतलब महाभियोग जो लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ, सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, महाभियोग जो लाया जाता है वो तो आया है लेकिन हटाया नहीं जा सका। अब जो है संसदीय लोकतंत्र जो है ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कार्यपालिका और वो जो हमारी विधायिका, ये दोनों मिलके काम करेंगे, ये सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कि जो कार्यपालिका है वो जनता के प्रति मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि लोकसभा के प्रति। जो हमारी मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको जवाब देना पड़ता है। लोकसभा के अंदर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो एमपीज हैं, वो जो सवाल पूछते हैं इनसे उनको इनका जवाब देना पड़ता है। प्रश्नकाल के अंदर जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनका इनको जवाब देना पड़ता है। तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो हमारी लेजिस्लेचर के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है, और इसके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व की व्याख्या नहीं होती है। तो संसदीय हम देखें इसकी, ये तो जैसे यूएसए के अंदर होती है। अब हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो ये जैसे ब्रिटेन में होती है, भारत में है, तो ये संसदीय व्यवस्था के एग्जाम्पल हो गए। और अध्यक्षात्मक का हो गया यूएसए यानी कि अमेरिका। मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन आप, मैं जो वर्डिंग बोल रही हूँ, लाइंस बोल रही हूँ, आप उनके नोट्स प्लीज़ बना लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे आगे ये, ताकि आप इसी से आप टॉपिक्स को जो है वो कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से। अब ऐसे कई बार बात उठती है कि भारत को भी संसदीय लोकतंत्र को छोड़कर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए। बाकी ये चलो अलग इशू है, इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे कि अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए, इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स आ जाती है, तो इसको हम एक बार साइड ही रखेंगे। हमें बस इतना पता होना चाहिए संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, अध्यक्षात्मक क्या होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड के ऊपर, जो कि आता है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। अब गणराज्य क्या होता है? ये होता है कि जहाँ पर वो देश है जहाँ पर राज्य का प्रमुख जो है वो वंशानुगत ना होकर या मनोनीत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। राज्य का पहले हम बात करते हैं राज्य का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, और शासन का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख। तो राज्य का प्रमुख जो है वो है हमारे राष्ट्रपति, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और शासन का प्रमुख जो है वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो अब हमने क्या बात की, जो हमारे राज्य के प्रमुख हैं वो वंशानुगत या फिर मनोनीत नहीं होने चाहिए। जो राज्य के प्रमुख हैं वो वंशानुगत या मनोनीत ना हो, बल्कि उनका चुनाव हो, भले वो प्रत्यक्ष तरीके से हो भले वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो, लेकिन उनका चुनाव हो। अब हम अपने भारत के ऊपर लेके चलते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करते हैं। जब हम राष्ट्रपति टॉपिक बढ़ेंगे उनके चुनाव के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि कौन वोट देता है, कौन नहीं देता, कैसे होता है। लेकिन अभी हम मोटे तौर पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं उनके चुनाव के बारे में, कि हम जो यहाँ से अपने एमपी और एमएलए चुनते हैं, हम अपने विधानसभा के चुनाव होते हैं तब हम एमएलए चुनते हैं, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब हम एमपीज को चुनते हैं। तो जो हम एमपी और एमएलए चुनते हैं वो आगे जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली चुना किनको?
MP और MLA को, और उन्होंने जाके यानी कि हमारी तरफ से इनडायरेक्टली किसको चुन दिया, राष्ट्रपति को चुन दिया। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि हमारे राज्य के प्रमुख का चुनाव होता है। तो ये हो गया, मतलब हमारे देश के अंदर गणराज्य यानी कि रिपब्लिक है, हम बनाते हैं 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये हो गया रिपब्लिक यानी कि गणराज्य का टॉपिक। तो हमने शासन शक्ति का स्रोत देख लिया, शासन शक्ति का स्वरूप भी हमने देख लिया। अब हम कल से बात करेंगे शासन शक्ति के उद्देश्य के बारे में। मुझे उम्मीद है कि कल हम अपने प्रस्तावना वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। हालांकि प्रस्तावना छोटा टॉपिक है, इस पे लोग 1 या 2 क्लासेस बना के भी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। आप कोई भी टॉपिक पढ़े, आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। बस आप इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, हर टॉपिक को हम इसी तरह से अच्छे से कवर करेंगे। हालांकि थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, आप थोड़ी सी स्पीड करके वीडियो देख लीजिए, या कुछ भी मतलब आपको देखनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आपकी इच्छा है। तो उम्मीद है मेरे को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।